सारे आप ब्लैक बोर्ड और हमारे मतलब जो एक्सप्रेशंस हैं उसको आप लेने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जहां से शुरू हो रही है, बेसिक टॉपिक है, वो फेज स्पेस से शुरू किया था। अब एक टॉपिक वाइज देखते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले ठीक से अंदाज में फेज स्पेस। स्पेस से आप अच्छे तरीके से परिचित हो चुके हैं। क्या है स्पेस? यानी कि जितनी भी मोशंस होती हैं, जितने भी घटनाक्रम होते हैं, वो स्पेस में होते हैं। और रिलेटिविटी में भी आप जान चुके हैं कि एक आप कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, और उसी के रिलेटिव किसी भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स असाइन करते हैं। अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए थोड़ा सा माइंड चेंज करिए। दो चीजें आवश्यक हैं, एक होती है पोजीशन और दूसरी होती है मोमेंटम। बॉडी के पास मास होता है, लेकिन मूविंग स्टेट वेलोसिटी से एक्सप्रेस की जाती है। तो वेलोसिटी और उसका जो मैटर कंटेंट इन द बॉडी है, दोनों एक साथ रिप्रेजेंट करी जाए तो वो क्वांटिटी होती है लीनियर मोशन के लिए मोमेंटम mv, और उसको हम p से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है ही है मोमेंटम, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, तो उसके px, py, pz कंपोनेंट्स। एक चीज अभी तक हमने नहीं बताई, जो जरूरी है बताना, जो टॉपिक में सीधे सीधे हेडिंग डाल के नहीं बताई गई है आपके बुक में। एक होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, उसका बेसिक आपको बताना बहुत जरूरी है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, इसको एक्चुअली q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? q से। किससे करते हैं? q से। ये क्या होते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक कोई पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, यहां आता है, यहां जाता है, यहां जाता है। अगर हम कार्टेशियन ये 2 डायमेंशनल है, x y एक्सिस है, और ये सर्कुलर मोशन है, एग्जांपल से लूंगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ये p पॉइंट है, ये q पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स हम x1 y1 कहते हैं। जब यहां पे गया तो x2 हो गया, y2 हो गया। x1 का मतलब हो गया ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। समझ गए ना? जब यहां आया तो ये x1 x2 हो गया, ये y2 हो गया। यानी कि दोनों के दोनों बदल गए। एक p पॉइंट से q पॉइंट पे जाने पे दोनों ही बदल गए, माने x भी बदल गया और y भी बदल गया। अगर हम यही पोलर कोऑर्डिनेट्स लेते, पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स लेते तो आप कौन से कोऑर्डिनेट दिखाते? r उसकी रेडियस और थीटा उसका x एक्सिस के साथ एंगल। तो इसको हम कहते हैं r थीटा 1। जब ये यहां आता तो थीटा तो बदला, लेकिन r नहीं बदला, r थीटा 2। तो एक तरफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स xy से रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कोई कोऑर्डिनेट जो दिखाते हैं xy दिखाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या दिखाते हैं? q और r थीटा। अब अगर इसी को कंस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं, यहां पे कंस्ट्रेंट है कि पार्टिकल एक सेंटर के अबाउट फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहते हुए मूव करेगा, इसका r वेरी नहीं करेगा, फिक्स्ड डिस्टेंस रहेगी। ये कंस्ट्रेंट हुआ, ये लिमिटेशन आ गई या रेस्ट्रिक्शन आ गई। तो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होने के नाते बताएं कि ये कोऑर्डिनेट बेटर है या ये कोऑर्डिनेट बेटर है। बेटर कोऑर्डिनेट वो माना जाता है जिसमें वेरिएबल कम हो। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? और इसमें इसी तरीके से अगर 3 डायमेंशनल लेते, इसको आप कहते हो पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स
दूसरी तरफ आप देखिए 3 डायमेंशंस में एक्स वाई जेड लेते हो। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानते होंगे आर थीटा फाई ये कौन से कोऑर्डिनेट्स है, कोई बताएगा? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर ये स्फेरिकल यानी आर फिक्स कर दी जाए तो इसमें 2 वेरिएबल होंगे, इसमें 3 वेरिएबल। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी किसी सिस्टम को हम डिफाइन करेंगे तो सिर्फ एक पार्टिकल को कंसीडर नहीं करते, 2 को नहीं करते, 10 को नहीं करते, n नंबर ऑफ पार्टिकल जिनकी संख्या 10 की पावर्स में हुआ करती है। अगर आपको n पार्टिकल्स, अगर हमने कहा एक पार्टिकल के लिए वेरिएबल 2 है, अगर n पार्टिकल्स होते तो कितने वेरिएबल्स हो जाते? 2n। एक पार्टिकल के लिए हमने एग्जांपल दिया, लेकिन अगर n पार्टिकल्स उसमें सिस्टम के अंदर होते तो हर एक के लिए आप एक के लिए कहते हैं x1 y1, दूसरे वाले के लिए कहते हैं x2 y2, तीसरे वाले के लिए कहते हैं x3 y3, चौथे वाले के लिए कहते हैं आप x4 y4, nth वाले के लिए xn y। आप इसको घुमा लेते हो जब हम इधर बन जाते हैं तो xn y जो होता है, तो जो बच्चे आए नहीं हैं उनको सिर्फ आवाज सुनाई देगी अगर हम नहीं लिखेंगे, तो xn yn होगा तो n वेरिएबल्स हो गए, और 2 वेरिएबल ये हैं तो कितने होंगे? 2n वेरिएबल्स। ऐसे ही इसमें कितने होंगे n पार्टिकल्स को बताने के लिए? 3n वेरिएबल्स, क्योंकि 3 डायमेंशनल है। और n छोटा नंबर नहीं है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम पहले भूमिका बना के बता चुके हैं। तो आप ये भी जानते हो मैथमेटिक्स के नियम के हिसाब से अगर 2 वेरिएबल है तो हमें 2 इक्वेशन की आवश्यकता होती है उनको सॉल्व करने के लिए। 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 इक्वेशंस की, अगर n वेरिएबल्स हैं तो n इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी उसको सॉल्व करने के लिए, आपको सबको पता है। तो कंप्यूटर की मदद से भी इतनी इक्वेशंस को सॉल्व कर पाना संभव नहीं है। तो ऐसी अवस्था में अगर वेरिएबल्स कम करने का मौका मिलता है तो हम कर सकते हैं, हम पोलर कोऑर्डिनेट्स या स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। ठीक है, यही जो लिमिटेशंस अगर हमें ढूंढने में मिल जाए पार्टिकल की, जैसे कोई गैस मॉलिक्यूल्स किसी कंटेनर में है तो कंटेनर के बाहर नहीं जाएगा, विद इन द कंटेनर होगा, दीवारों के अंदर ही अंदर हम सारे कोऑर्डिनेट्स असाइन करेंगे, ये भी एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स को जनरल वे में कह देते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। मतलब हम पोलर नहीं कहेंगे, स्फेरिकल पोलर नहीं कहेंगे, एक जनरल नाम दे दिया, क्योंकि आपको ये पता है कि केवल पोलर कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं होते हैं, और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं, वगैरह वगैरह। तो इन जनरल जो कोऑर्डिनेट्स बोले जाते हैं लोकेशंस बताने के लिए, वो होते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। अब इनको हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं? अगर कहीं जरूरत नहीं पड़ रही है तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है q बराबर x भी हो जाए। तो एक पार्टिकल के लिए एक कोऑर्डिनेट की बात होती है इसमें। अगर n पार्टिकल्स हैं तो उसमें n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे, n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे, और n जो है मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि अकेले उसकी पोजीशन से काम नहीं चलता, हमें किसी भी पार्टिकल के पोजीशन भी चाहिए और मोमेंटम भी चाहिए। तो पोजीशन एंड मोमेंटम बोथ आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब ए पार्टिकल। ठीक है, अब फेज स्पेस हम बताना चाहते हैं। फेज स्पेस बताने के लिए सीधे सीधे सरल सा लिखा हुआ है कि हम q और p कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। फेज स्पेस में 2 टाइप के कोऑर्डिनेट्स दिखाते हैं, q एंड p। अगर उसमें n पार्टिकल्स हैं, हम 3 एक्सिस को बताते हैं तो qx, qy और qz। कभी कभी q1 q2 q3 भी लिख देते हैं। और p कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए px, py और
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या कोऑर्डिनेट्स होंगे एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए। 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और पोजीशन कोऑर्डिनेट और प्लस 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, तो टोटल 6 कोऑर्डिनेट्स। अगर n पार्टिकल्स हैं तो 6n हो जाएंगे, 6n कोऑर्डिनेट्स, 3 मोमेंटम और 3 पोजीशन, मतलब 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट। एक पार्टिकल के लिए कहा था, अगर n पार्टिकल्स होंगे 3n और सिर्फ एक पार्टिकल के लिए 3 प्लस 6, तो 6 डायमेंशनल जो स्पेस हम कहते हैं एक पार्टिकल के लिए, इसी को आप फेज स्पेस कहते हैं। क्या कहते हो? 6 डायमेंशनल स्पेस टू डिस्क्राइब द पार्टिकल। डिस्क्राइब का मतलब उसकी पोजीशन भी और मोमेंटम भी, तो इसी को फेज स्पेस बोलते हैं। क्या कहते हैं? फेज स्पेस। अगर हम उसमें qx, qy और qz, px, py, pz, 6 डायमेंशंस होंगे। अब अगर इसमें कोई एक छोटा सा स्पेस हम कहें, आप dx, dy, dz का मतलब जानते हैं अच्छे तरीके से या नहीं? dx का मतलब क्या होता है, dy का मतलब क्या होता है, dz का। फिगर बनाने के लिए तो आप ये छोटी सी क्यूबॉइड बना देंगे, जिनकी तीनों साइड एक dx होगी, एक dy होगी और एक dz। स्पेस में इस तरीके से dx, dy, dz की एक तरीके से फिगर या वॉल्यूम कंसीडर करना, इसी को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। सेल ये एक कंसीडर करने का तरीका है। लेकिन dx का मतलब आप जानते हो, जब भी आप पार्ट 1 में पढ़ते हो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब ये क्लोज 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 क्लोज, कितना क्लोज? एकदम मिला नहीं, कितना मिला? इक्वल टू 0। ये दिखाने के लिए हमने इतनी लंबाई चौड़ाई दिखाई है, लेकिन लगभग 0 की तरह है। जब हम इसमें मॉलिक्यूल्स को मतलब भरेंगे सेल्स में, हमने आपको ये रियलाइज करवाने की कोशिश की है कि जो मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो कितना छोटा होता है। पिछले लेक्चर्स में हमने बता दिया है कि एक मुट्ठी में इतने मॉलिक्यूल्स हैं कि पूरे देश की अरबों में जो आबादी है उससे ज्यादा संख्या में इसके अंदर हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक छोटा सा 10⁻⁴ भी नहीं, तो इसी टाइप की स्पेस में किसी सिस्टम में बहुत सारी सेल 1 में n1 मॉलिक्यूल्स है, सेल 2 में n2 है, n3 है। जब मैथमेटिक्स आप यूज करेंगे तो सेल्स को डिफरेंशियल फॉर्म में dx, dy, dz के रूप में कंसीडर करेंगे। हर एक की अपनी सेल होगी, डिफरेंट साइज की हो सकती हैं, इक्वल साइज की हो सकती हैं, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट सेल्स में हमें बांटने होते हैं। तो सेल 1 में n1 मॉलिक्यूल्स, सेल 2 में n2 मॉलिक्यूल्स, सेल 3 में n3 मॉलिक्यूल्स, ith सेल में ni मॉलिक्यूल्स, जिनकी संख्या काफी है। तो एक्चुअली है क्या कि मॉलिक्यूल या पार्टिकल की अवस्था को बताने के लिए जो पॉइंट आप यहाँ पे बनाते हैं स्पेस में, इसी को आप रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट भी कहते हो, पहले भी हम बता चुके हैं, और या फिर इसी को फेज पॉइंट भी बोलते हो, है ना, या सीधे सीधे पार्टिकल भी बोल देते हो। भाई है सब किस लिए? पार्टिकल को ही बताने के लिए है। ये पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2 है, पार्टिकल 3 है, या पॉइंट ये है। कौन सा पॉइंट है? फेज बताने वाला। जैसे आपने पोजीशन भी बता दी और मोमेंटम भी बता दी, इसमें पार्टिकल का फेज बता दिया या उस पॉइंट का फेज बता दिया, यही होता है। अब मैं किताब से पढ़ के सुनाई दे रहा हूं ताकि सब चीजें स्टोरी की तरह आपको समझ में आ जाएंगी। फेज स्पेस में थोड़ा सा छोटा लिखा, आपको
नोट्स तो अब तैयार नहीं करनी है, सुन लीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा जो भी मैंने बताया है इजी वे में। टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ गैस फ्रॉम मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू, माने मॉलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दिखाना चाहते हो, वी रिक्वायर द पोजीशन एंड वेलोसिटी, ब्रैकेट में लिख दिया मोर कन्वीनियंटली मोमेंटम। आप सीधे सीधे मोमेंटम ही कहिए, क्यों वेलोसिटी कह रहे हैं, हमने बीजम लिए ही नहीं है। Of each of its molecules, that is, we must specify 6 quantities x, इन्होंने q नहीं कहा है, इन्होंने जनरल किया है, लेकिन मोस्ट स्टैंडर्ड बुक्स में आपको q जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से बताना होता है। ये मतलब थोड़ी सी किताबिया है, किताब नहीं है। तो आप x y z से मान लीजिए या q1 से लेके qx qy qz मान। तो x y z px py pz फॉर ईच ऑफ द मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल के लिए 6 चाहिए। इन द 3 डायमेंशनल स्पेस वी कैन इजीली कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम dx dy dz। वॉल्यूम एलिमेंट तो dx dy dz का होगा, लेकिन अगर 6 डायमेंशन मान के लोगे तो उसका वॉल्यूम एलिमेंट 6 वाला बना तो नहीं पाएंगे, लेकिन आप इमेजिनेशन के थ्रू क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए, भाई क्वांटिटी तो dqx भी होगी, dpx भी होगी, dpy भी होगी और dpz भी होगी, तो वो 6 डायमेंशनल स्पेस होगा और उसका जो मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओगे dx dy dz dpx dpy dpz, ये इस तरीके से उस सेल का वॉल्यूम एलिमेंट कहलाएगा dx dy dz dpx dpy dpz। ये इन्होंने यहाँ पे बताया, प्योरली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इसलिए कि x y z तो दिमाग में आ जाते हैं, px को कैसे लाएं, मोमेंटम की तो मैग्नीट्यूड होगा, तो मैथमेटिकल ये कॉन्सेप्ट है। एज ए प्योरली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वी मे इमेजिन 6 डायमेंशनल स्पेस इन विच dx dy dz dpx dpy dpz is an element of volume and the state of point in the space will be described by a set of 6 coordinates x y z px py pz। this 6 dimensional space is called phase space। अब क्लियर हो गया? एक मॉलिक्यूल को दिखा दिया है, इसको एक तरीके से म्यू स्पेस भी कहते हैं, म्यू माने माइक्रोवेव का, और जब बहुत सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा करते हैं तो हो जाता है गामा स्पेस। सिलेबस में आगे आएगा, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन हम बुक के हिसाब से पूरे तरीके से तो नहीं चलेंगे, आपका ज्ञान भी बढ़ना है। जो चीज आगे बढ़नी है तो एक आध सेंटेंस उसी के साथ कंटिन्यूटी में आपको समझ में आ जाएगा, वहां पर नहीं भी डिस्कस करेंगे तो आप समझ लेंगे। तो इन्होंने कहा कि 6 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड फेज स्पेस एंड एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम इन द स्पेस इज टर्म्ड एज ए सेल। माने जो एलिमेंट वॉल्यूम जो दिखा रहे हैं उसी को सेल कहते हैं, बता चुके हैं आपको। द डिफरेंशियल्स dx dy dz are small compared with the dimensions of the system and the differentials dpx dpy dpz are small compared with the range of momentum। जो मोमेंटम का रेंज असली वाला है उसकी तुलना में ये बहुत छोटा रेंज ऑफ मोमेंटम होगा वेरिएशन का। बट these differentials are such that cell of volume dx dy dz dpx dpy dpz contains a large number of representative points। अब आपने समझ लिया होगा, केवल ये हिस्ट्री रखने के लिए नहीं है, आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इससे आपका ब्रेन क्लियर होगा कि किसी भी सिस्टम को हम फेज स्पेस के रूप में कैसे माने, उसकी 6 डायमेंशंस कैसे माने, उसके अंदर सेल और सेल का वॉल्यूम क्या होता है। ये प्योरली मैथमेटिकल कांसेप्ट है, ये ध्यान रखिए। ये एक्चुअली ये रेंज ऑफ मोमेंटम है x डायरेक्शन में, ये रेंज ऑफ मोमेंटम, ये डिफरेंशियल रेंज ऑफ मोमेंटम है dpx इन along x एक्सिस, इसी तरीके से along y एक्सिस और along z एक्सिस। इनको सबको मिला के इन्होंने 6 डायमेंशनल सेल कंसीडर करी। इसके बाद एक बहुत छोटी सी चीज है जिसको हम पूरा नहीं पढ़ के बताएंगे, आप खुद पढ़ेंगे। माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट बहुत छोटी सी चीज है, सिंपल से तरीके से आप समझ लेंगे। एक्चुअली है क्या इसमें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब बैकग्राउंड है सेल बनने। बहुत छोटी सी बातों से शुरू करेंगे। अभी हमने जो स्पेस किया है वो बुक में नहीं है। हम सपोज करते हैं A B
CGE F कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? EF G। चलिए एक और लेते हैं, के भी लेते, इन्होंने जो दिखाया वही भी लेते हैं, आप क्योंकि उसी से पढ़ेंगे। सेल 1 में एक सेल थी, हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि 3 3 6 7 मॉलिक्यूल एक सेल 1 में बना दी। इसमें कहा कि A C और H इसमें गया, A चला गया, C चला गया, H है ना, तो H चला गया। दूसरी जो सेल थी उसमें B और E चला गया, तीसरी सेल में F चला गया। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरीके से ith सेल में D और K चला गया, ठीक है, D और K। अब इसमें आप जो पहली सेल है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? मॉलिक्यूल्स के नामकरण कर दिए हैं ABCD वगैरह। इसमें कितने हैं? 2, और इसमें इसी तरीके से Ni में ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर हमने स्पेसिफिकली नाम बता दिया है कि ACH, तो ये तो हो गया माइक्रो स्टेज। क्या हुआ? बाई नेम हमने कहा कि क्लास में 15 बच्चे हैं, सब 3 बच्चे हैं, तो ये हो गई मैक्रो स्टेज। मैक्रो का मतलब एक ग्रॉस है ना, तो मैक्रो स्टेट है, ये मैक्रो स्टेट हो गई। और ईच मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी के साथ बताना ये माइक्रो स्टेट क्या है? माइक्रो ACH। अब मैक्रो स्टेट में ACH है या BCG है, इससे लेना देना नहीं। 3 लोग हमें चाहिए काम के लिए, हम इनको यूज कर ले, इनको यूज कर, इसके बजाय दूसरे को भी यूज कर सकते हैं। तो मैक्रो स्टेट ये हो गई है कि आप स्पेसिफिकली नहीं बताएंगे या जरूरत नहीं है, सिर्फ संख्या से मतलब है, सिर्फ संख्या से मतलब वाली है मैक्रो स्टेट। और जब हम इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल की आइडेंटिफाई करते हुए बताएं तो बताएंगे कि हमने माइक्रो लेवल पे उसकी अवस्थाएं बताई हर मॉलिक्यूल की। तो जब हम इंडिविजुअल स्पेसिफिकेशन के साथ डिस्क्राइब करते हैं तो माइक्रो स्टेट होती है, और जब इंडिविजुअल नहीं होती है, सिर्फ संख्या से मतलब होता है, तो वो होती है मैक्रो स्टेट। तो इन्होंने कहा मेनी डिफरेंट माइक्रो स्टेट में करेस्पॉन्ड टू द सेम मैक्रो स्टेट। जैसे कि मान लिया ACH के बजाय हम कहते हैं ABC है, तो ये माइक्रो स्टेट में डिफरेंस आ जाता है, ये दूसरी माइक्रो स्टेट थी, ये दूसरी थी, लेकिन N1 = 3 यही था। तो इसको आई थिंक आप स्वयं पढ़ डालिए, मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, बहुत हल्की सी चीज है माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म्स बहुत यूज होते हैं, लेकिन अगर कोई चीज सरल है समझने में तो उसमें क्यों टाइम वेस्ट करें, हमने सीधे सीधे सा समझा दिया। एक चीज और है, सिलेबस में भी है, एसेसिबल और माइक्रो स्टेट है ना, माइक्रो स्टेट, और दूसरी इनएसेसिबल होती है, ये सिलेबस में लिखा है, माइक्रो एसेसिबल माइक्रो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास 3 मॉलिक्यूल हैं, उन्होंने कहा कि 2 में हमें बांटना है, 2 सेल में। हमने कहा इसमें AB गया, इसमें C चला गया, AC गया, B चला गया, इस तरीके से भी आप बांट सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहा, ये पहचान करी कि इसमें A चला गया, इसमें B चला गया, या इसमें A चला गया, इसमें C चला गया, और यहाँ पे आपने C का पता ही नहीं है, इसमें C का पता ही नहीं है, आपने जो संख्या निर्धारित की थी उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन आपने अगर कर लिया है, हमने कहा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपको मिले हैं उनको सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऐसा है। और अगर नहीं कर पाए
पूरी इंफॉर्मेशन आप उसमें नहीं भर पा रहे हो तो वो इनएसेसिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने कहा द माइक्रो स्टेट्स व्हिच आर अलाउड अंडर गिवन रेस्ट्रिक्शंस आर कॉल्ड एसेसिबल। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन जैसे फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ABC टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 हाफ्स ऑफ ए बॉक्स। 2 सेल में करना है या समझाने के लिए बॉक्स के 2 हमने पार्ट्स बना दिए हैं, 2 हाफ कर दिए हैं और इसमें बांटना है। इन्होंने कहा ABC डाल दें, AB और C कहाँ गया, AB एक में डाला, एक BC डाल दिया। फिर इन्होंने दूसरा दिखाया A या BC, मैंने दूसरे वाले में BC कर देते, ये भी कर सकते थे, AC भी कर देते, तो ये तीनों की तीनों एसेसिबल। दूसरी तरफ एसेसिबल, वाई AB AC BC एटसेट्रा इन एसेसिबल स्टेट्स। समझा हमने दिया, समझाया इसमें नहीं दिया। ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट सिस्टम्स इज कॉल्ड एन एंसेंबल। एंसेंबल हम बाद में बताएंगे, अलग से हेडिंग पड़ा हुआ है ये आपका। अब ऐसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर कहो तो मैं डिस्कस कर दूं या अपने आप कर सको तो कर लो। इन्होंने सिक्के लिए हैं, इन्होंने 4 कॉइन्स लिए हैं, चारों को उछाल दिया। यहाँ पे इन्होंने माइक्रो स्टेट की टेबल बनाई है एग्जाम्पल में, और ये मैक्रो स्टेट की बनाई। इसमें संख्या लिखी है, इसमें बता दिया है कौन सा पर्टिकुलर कहाँ जाता है। आई थिंक ये आप कर लेंगे, नहीं समझ में आएगा तब आप करिएगा। इसके बाद इसी में प्रॉब्लम है, अगर टाइम हो तो मैं आगे करूं, चूंकि आगे वाला ठीक से समझाने वाला है। ये एग्जाम के लिए या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए आधार है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो है एक प्रोबेबिलिटी की बात जरूर सुन लीजिए, उसके बाद नया टॉपिक आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, क्योंकि वो लटक जाएगा। उसका अगर फुल्ली नहीं समझाया, एक ठीक ठाक टॉपिक है और वहाँ से शुरू होगा। इस चैप्टर में सिर्फ जो है 2 ही 3 चीज़ें बची हैं और ये चैप्टर में ज़्यादा है नहीं कुछ। मतलब आगे आने वाले 2 पीरियड्स में ये यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगी, इसमें ज़्यादा है नहीं। सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी छोटे टॉपिक करवा देते हैं, कोई सीक्वेंस की बात तो है नहीं। मैं आपको ये बता दूं कि प्रोबेबिलिटी आपने करवा दी, प्रोबेबिलिटी आप अपने आप खुद जानते हैं, है ना। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और कर लीजिए, और चीजें समराइज करने के बजाय। दी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी किसकी बताई जाती है, मैक्रो स्टेट, माने टोटल जो संख्या से मतलब है। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। मतलब एक माइक्रो स्टेट में माइक्रो स्टेट्स की संख्या, जैसे हमने कहा था कि हमने कहा ए बी सी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, तो 2 माइक्रो स्टेट हो गई। तो ऐसे ही एक माइक्रो स्टेट में एक मैक्रो स्टेट में कई माइक्रो स्टेट हो सकती है। तो जो माइक्रो स्टेट्स की संख्या मैक्रो स्टेट में होती है वही थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है। एक बार सुन लीजिए इसकी लिखी हुई बात। The thermodynamic probability of a particular macro state is defined as the number of micro states corresponding to that macro state in general। क्योंकि ये 1-2 की बात हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, लेकिन संख्या बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैपिटल ओमेगा से रिलेट करते हैं, ये रख लेना आगे की क्लास के लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पे कल कुछ करते हैं, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। ऊपर से दबा दीजिए।